प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दूरदर्शन के माध्यम से क्लास 10 और क्लास 12 की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। क्लास 10 में हम गणित विषय में दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म भाग 1 पढ़ेंगे और विज्ञान विषय में अम्ल, क्षरक एवं लवण भाग 2 और 3 पढ़ेंगे। वही क्लास 12 में गणित विषय में अवकलत वेव अनुप्रयोग भाग 1 पढ़ेंगे और भौतिक विज्ञान विषय में गतिमान, आवेश और चुंबकत्व भाग 1 पढ़ेंगे। इन सभी वीडियो के साथ हम रोचक प्रश्नों को भी बनाएंगे और उनके जवाब भी देखेंगे। दोस्तों, आप सबसे उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी और कलम अपने साथ रखी होगी और आप सभी पाठ को पढ़ने के क्रम में ज़रूरी बातों को नोट भी करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म। ये चैप्टर आपके एनसीईआरटी किताब का 3rd चैप्टर है। इसको इंग्लिश में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स कहते हैं। इस चैप्टर के कुल 5 वीडियोस हैं, जिसमें से पार्ट 1 हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पार्ट 1 में हम कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। रैखिक समीकरण को हम इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो ये चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म, इसका अर्थ क्या है। क्योंकि आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम बहुत बड़ा है, तो हम इसको टुकड़ों में डिवाइड करके पता करते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले शुरू करते हैं चरों से। चर का क्या अर्थ होता है, आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। चर यानी कि वेरिएबल्स ऐसी संख्याएं होती हैं जिसका कोई नंबर फिक्स नहीं होता है। इसके नंबर चेंज हो सकते हैं या ये कोई भी और संख्या ले सकता है, जैसे कि x, y, z एक्सेट्रा। x का मान यहाँ पर कुछ भी हो सकता है जो हमें अभी ज्ञात नहीं है। अब नाम क्या है इसका, दो चरों। यानी इस चैप्टर में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उन समीकरण में दो चर होंगे। तो चलिए मान लेते हैं वो दो चर हैं x तथा y। अब आगे क्या है, आगे है रैखिक। रैखिक का क्या अर्थ होता है। रैखिक का अर्थ होता है जो चर है यानी जो वेरिएबल है, इसकी घात अगर 1 हो तो हम जो समीकरण इसमें पढ़ेंगे उन समीकरणों में चरों की घात कितनी होगी, 1। यानी एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार का होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1, जहां पर a1, b1 तथा c1 वास्तविक संख्याएं हैं। इसके बाद आता है शब्द समीकरण। समीकरण का अर्थ क्या है कि यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह होगा और उसके बराबर में शून्य या फिर कोई और संख्या होगी। यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण किस प्रकार के होंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। आगे क्या है, के युग्म। युग्म का क्या मतलब होता है, पेयर। यानी इस प्रकार के समीकरण हमारे पास कुल 2 होंगे, जहां पर अब आप देख रहे हैं दूसरा समीकरण क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पर भी a2, b2 तथा c2 वास्तविक संख्याएं हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार हमें समीकरण 1 तथा समीकरण 2 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार के समीकरणों को हम कहते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म। क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ दो चर हैं, x तथा y। रैखिक है क्योंकि x और y दोनों की घात क्या है, 1। समीकरण है क्योंकि दोनों में ही बराबर का साइन आ रहा है,
और युग्म क्योंकि इस प्रकार के हमारे पास कुल 2 समीकरण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि को हम इंग्लिश में ज्योमेट्रिकल मेथड कहते हैं। तो रैखिक समीकरण के युग्म का अगर हम ग्राफीय विधि से हल निकालें तो वो कुछ इस प्रकार होता है, जिसके लिए हमें ग्राफ पेपर की आवश्यकता होगी। इसके लिए हम कुछ इस प्रकार का ब्लैंक ग्राफ लेते हैं और उसको इस प्रकार से हम x अक्ष और y अक्ष में विभाजित करते हैं। एक बार जान लेते हैं कि हम ग्राफ को खींचते किस प्रकार हैं। सबसे पहले हम x अक्ष को बनाएंगे। इसके लिए हम एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं। फिर y अक्ष बनाते हैं। इसके लिए हम ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं, यानी कि एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं और इसको हम y अक्ष कहते हैं। और आपको पता होगा कि जहां पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है उसको हम मूल बिंदु कहते हैं, यानी कि ओरिजिन कहते हैं। और इसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। और इस ग्राफ में कोई भी सॉल्यूशन जो हम लिखते हैं वो हमेशा पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, यानी कि युग्म के फॉर्म में होते हैं, जहां पे पहला x होता है तथा दूसरा y होता है। तो यह हमेशा x, y की फॉर्म में होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 तथा 2x माइनस 3y बराबर 12 को ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सलूशन निकालना। हम प्रत्येक समीकरण के 3 हल ज्ञात करते हैं। यहाँ पर आपके एनसीईआरटी किताब में कई बार समीकरण के हल सिर्फ 2 दिए होते हैं, पर आप लोग अपने एग्जाम में 3 हल ज्ञात करें, क्योंकि 2 पॉइंट्स निकालने के बाद हर एक 2 पॉइंट का कोई ना कोई लाइन बन जाता है, यानी आप रेखा खींच पाएंगे। इस प्रकार हमें पता नहीं चलता है कि वो जो 2 पॉइंट हमने निकाला है वो सही निकाला है या नहीं। अगर हम 3 पॉइंट्स निकालते हैं और अगर उसमें से एक भी गलत पॉइंट होता है तो हमारी सीधी रेखा नहीं बन पाती है और हमें उसी टाइम पता चल जाता है कि हमारा जो हल है वो सही है या नहीं है। इसीलिए आप हमेशा 3 हल निकालेंगे। तो चलिए पहले समीकरण से शुरू करते हैं। x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब हम किस तरीके से समीकरण का हल ज्ञात करते हैं? आपने 8th में और 9th में पढ़ा होगा। हम एक एक करके x या फिर y की वैल्यू को पुट करते हैं अपनी तरफ से कुछ भी लिख करके, और फिर देखते हैं कि दूसरे चर का उत्तर क्या आता है। यानी अगर मैंने x को 0 पुट किया तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम निकालते हैं और हम टेबल इस प्रकार बनाते हैं। अब अगर मैं x को 0 पुट कर दूं, x की जगह अगर हम 0 रखते हैं तो 3y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा और इस प्रकार हमें y बराबर 2 ज्ञात हो जाएगा। इसी के साथ अगर मैं y को 0 पुट कर दूं तो y को अगर 0 डाल दें हम तो x का मान 6 आ जाएगा। अब 2 सॉल्यूशन तो ये फिक्स हो गए कि एक पे हमने x को 0 डाल दिया और एक पे हमने y को 0 डाल दिया। तीसरा निकालने के लिए हम कुछ भी ले लेते हैं 1। मान लिया हमने y को 1 डाला है, तो अगर y को हम 1 लिखते हैं तो 3 गुने में 1 3 हो जाएगा और वो 3 दूसरी तरफ जा करके 6 में से घट के वापस 3 हो जाएगा, यानी x का मान हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने इसका टेबल बना लिया। अब चलते हैं दूसरे समीकरण का टेबल बनाते हैं। इसमें भी हम इस समीकरण के 3 हल ज्ञात करेंगे। समीकरण क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो हम टेबल बनाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, उसी तरह से पहले x को 0 डालेंगे, फिर y को 0 डालेंगे और फिर x तथा y में से किसी भी एक संख्या को कुछ भी अपनी तरफ से रैंडमली ले लेंगे। तो यहाँ मैंने x को 0 डाला तो मेरे पास y का मान -4 आएगा। इसको टैली करने के लिए आप लोग अपनी कॉपी में भी साथ साथ हल करके देख सकते हैं। आगे हम क्या करेंगे? आगे हम y को 0 पुट करेंगे। y को 0 डालने पर हमारे पास x का मान क्या आ जाएगा? 6। अब हमने y को -2 डाला। अगर y की जगह पे हम -2 पुट करते हैं तो हमें x का मान 3 ज्ञात होगा। तो इस प्रकार हमारे पास दोनों टेबल बन गए x y के। अब हम इन दोनों टेबल को यूज करके ग्राफ बनाएंगे। तो आपको बताया था कि ग्राफ पेपर पे किस प्रकार से लाइन खींचनी है और आप इस प्रकार से 1 2 3 4 अपने ग्राफ पेपर में बॉक्सेस में लिख लेंगे। हमारा पहला समीकरण है x प्लस 3y इक्वल टू 6, जिसका टेबल है ये, और साथ ही
2x माइनस 3y बराबर 12, इसका भी टेबल हमने बना लिया था। तो अब हम एक एक करके समीकरण के बिंदुओं को प्लॉट करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले समीकरण से, यानी कि x प्लस 3y बराबर 6 के समीकरण से। अब पहला बिंदु है 0,2। तो अब ग्राफ पर देखिए 0,2 कहां पर होगा। x पे हमें 0 देखना है और y पे हमें 2 देखना है। तो यहाँ पर ये बिंदु आ गया जो कि 0,2 है। दूसरा बिंदु क्या है 6,0। 6,0 का क्या अर्थ है, x अक्ष पर 6 होना चाहिए तथा y अक्ष पर 0 होना चाहिए, यानी कि ये बिंदु हो जाएगा। तीसरा बिंदु क्या है 3,1, यानी x पर तो हमें 3 लेना है तथा y पर 1 लेना है, यानी ये जो बिंदु है ये 3,1 है। अब इन तीनों बिंदुओं से गुजरती हुई एक रेखा होगी, तो हम उस रेखा को खींचेंगे और रेखा के साथ में इस समीकरण का नाम लिख देंगे, जो है x प्लस 3y इक्वल टू 6। इसी प्रकार अब हम दूसरे समीकरण के भी सभी बिंदुओं को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। 0,-4, यानी x अक्ष पर तो 0 होना चाहिए और y अक्ष पर -4 होना चाहिए, यानी ये बिंदु हो जाएगा। दूसरा बिंदु है 6,0, यानी x अक्ष पर 6 होना चाहिए और y अक्ष पर 0 होना चाहिए, तो फिर से ये बिंदु आ जाएगा हमारे पास। तीसरा बिंदु है 3,-2। 3,-2 यानी कि x अक्ष पर 3 होना चाहिए तथा y अक्ष पर -2 होना चाहिए, तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब फिर से दूसरे समीकरण के जो 3 पॉइंट्स हमने प्लॉट करे हैं, उन तीनों पॉइंट से गुजरती हुई एक रेखा चाहिए। उस रेखा को हमने ड्रॉ किया और रेखा के साथ ही हमने समीकरण का नाम लिख लिया है, जो है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों रेखाएं हैं वो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जो बिंदु क्या है 6,0। तो 6,0 ही इस समीकरण का हल है, यानी जो हमारे पास दो समीकरण के युग्म है उसका हल क्या है 6,0। और 6,0 का मतलब क्या है, x का मान 6 है तथा y का मान 0 है, तो x बराबर 6 और y बराबर 0 इस समीकरण का हल होगा। इस वीडियो में हमने सीखा भूमिका तथा रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। अगली वीडियो यानी कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म की पार्ट 2 में हम इसी टॉपिक के एक्स्ट्रा और चीजें देखेंगे, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि रैखिक समीकरण जो अगर पेयर में है तो उनमें कुछ रिलेशन होता है क्या, हम समीकरणों को देख करके बिना ग्राफ ड्रॉ किए या बिना सोल्यूशन निकाले बता सकते हैं कि उसके कितने सोल्यूशंस हैं, सोल्यूशन है भी या नहीं। तो इस चीजों को हम देखेंगे हमारी अगली वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है आम्ल, क्षारक एवं लवण। आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस भाग में हम जानेंगे आम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, और उसके बाद हम जानेंगे कि सभी अम्लों और क्षारकों में समानताएं क्या क्या हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रासायनिक गुणधर्मों को जानते हुए। इस गुणधर्मों के बारे में हमने पिछले भाग में भी जाना था, अब हम इसके आगे जानेंगे। इन स्थितियों पर ध्यान दीजिए। HCl के साथ जब कॉपर ऑक्साइड अभिक्रिया करता है तो विलयन का रंग नीला हरित हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है कि जो कॉपर ऑक्साइड है
वो HCl के साथ अभिक्रिया करके कॉपर क्लोराइड बना लेता है, और क्योंकि कॉपर क्लोराइड नीला हरित होता है, इस वजह से जो विलयन है उसका रंग भी नीला हरित हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया कुछ इस तरीके की है। धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो उससे हमें मिलता है लवण और जल। जैसा कि पिछली अभिक्रिया में जो कॉपर क्लोराइड मिला था वो लवण था। जरा इस अभिक्रिया को ध्यान से देखिए। क्या आपको कुछ याद आ रहा है? ये अभिक्रिया तो कुछ ऐसे ही दिखती है, जहाँ पे अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल बनाते थे। तो अगर हम ऊपर लिखी अभिक्रिया की तुलना नीचे लिखी हुई अभिक्रिया से करें तो इससे हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि जो धातु का ऑक्साइड होता है वो क्षारकीय ऑक्साइड होता है, यानी कि उसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारकीय होती है। चलिए अब जरा इस अभिक्रिया को याद कीजिए, जहां पर चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करके CaCO3 यानी कि श्वेत अवक्षेप बनाता था और जल मिलती थी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो चूने का पानी क्षारक है, ये तो हम जानते ही हैं। श्वेत अवक्षेप एक लवण ही है और साथ में जल मिल रहा है। तो आप फिर से देखेंगे, क्षारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करता है। तो इससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक अम्ल है, यानी कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड एवं क्षारक के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को कैसे लिख सकते हैं। अधात्विक ऑक्साइड जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है, जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें लवण मिलता है और साथ में जल मिलता है। तो सभी अम्ल और सभी क्षारक में समान गुण होते हैं, ये तो आपने ध्यान दिया ही होगा। कभी आपने सोचा कि इन गुणधर्मों में इतनी समानता क्यों होती है? क्या कारण है जो ये इतने समान होते हैं? चलिए पता लगाते हैं। हमने देखा कि जितने भी धातु थे उन सभी के साथ अभिक्रिया करने पे जो अम्ल होते हैं वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे इतना तो पता चले जाता है कि जितने भी अम्ल होते हैं उन सभी में हाइड्रोजन होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जितने भी हाइड्रोजन युक्त यौगिक हैं वो सभी अम्लीय होते हैं? चलिए पता लगाते हैं। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप देखते हैं। यहाँ पर हमने किया क्या है कि हमने एक बीकर लिया है और हमने इसके अंदर 2 कील लगाई हैं और वो एक बल्ब से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर अगर हम कोई विलयन डालते हैं जो विद्युत का सुचालक होगा तो बल्ब जलेगा, परंतु अगर विलयन विद्युत का सुचालक नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। अब हमने यहाँ पर एक तनुकृत अम्लीय विलयन डाला और हम ये देखेंगे कि जो बल्ब है वो जलेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है? विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। अब हम ये जानते हैं कि अम्ल में H+ का घनायन होता है, तो इससे हमें ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण वो विद्युत का प्रवाह कर पाता है। तो हाइड्रोजन आयन के कारण अम्ल का गुणधर्म अम्लीय होता है, हमें इतना पता चल जाता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने बात करी अम्लों के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में, और फिर हमने ये जाना कि सभी अम्ल एवं क्षारकों में समानताएं क्या हैं। इसके बारे में और अच्छे से जानने के लिए आप NCERT की किताब का अम्ल, क्षारक एवं लवणों वाला अध्याय पढ़ लीजिएगा। चलिए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है और pH क्या होता है। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज हम अम्ल, क्षारक एवं लवण का तीसरा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है और उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर पीएच क्या होता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं। तो इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का एक विलयन लिया है, पर जब हम इस पे सूखा हुआ लिटमस डालते हैं तो उसका रंग परिवर्तित नहीं होता, परंतु अगर हम आर्द्र लिटमस पत्र डालते हैं तो रंग में परिवर्तन आ जाता है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं। हमें ये कैसे पता चला? आप ये तो जानते ही हैं कि अम्ल अपनी अम्लीय प्रकृति अपने आयन की वजह से ही दर्शाता है। अब अगर हम सूखा हुआ लिटमस पत्र डालते हैं और रंग में परिवर्तन नहीं आता, यानी कि वहां पर आयन उत्पन्न नहीं हुए हैं, इसी वजह से वहां कोई अम्लीय प्रकृति नहीं दर्शाई जा रही है। तो हमें इतना तो पता चल गया कि जल की अनुपस्थिति में HCl या फिर कोई सा भी अम्ल अपने आयन पृथक नहीं करता है या फिर नहीं कर सकता। तो HCl जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? जब HCl जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि H+ आयन की जगह H3O+ आयन लिखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो H+ आयन है वो जल के साथ अभिक्रिया करके H3O+ आयन बना लेता है। दरअसल जो H+ आयन है वो अकेला नहीं रह सकता और इसलिए H+ आयन को हमेशा एक्वस या फिर हाइड्रोनियम आयन के रूप में ही दर्शाना चाहिए। अम्ल तो जल में घुलने के बाद H+ आयन देते हैं, तो क्षारक का क्या होता है? चलिए जानते हैं। पहले कुछ उदाहरण देख लेते हैं। NaOH को जब जल में घोला जाता है तो Na+ और OH- आयन मिलता है। वहीं जब KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोला जाता है तो K+ OH- आयन मिलता है। वहीं जब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलते हैं तो Mg+ और OH- आयन मिलता है। अब यहाँ तीनों ही स्थिति में OH- आयन मिल रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जब क्षारक को जल में घोला जाता है तो वो हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन उत्पन्न करते हैं। परंतु क्या सभी क्षारक पानी में घुल जाते हैं? दरअसल क्षारक वैसे तो पानी में नहीं घुलते, बट काफी सारे क्षारक पानी में घुल भी जाते हैं। जो क्षारक पानी में घुलनशील होते हैं उन क्षारकों को क्षार कहा जाता है। तो अब हमें ये पता चला कि सभी अम्ल H+ आयन देते हैं और सभी क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। तो अब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। उदासीनीकरण की अभिक्रिया तो आपको याद ही होगी, जहाँ पे अम्ल और क्षारक मिलके लवण और जल प्रदान करते थे। यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा अम्ल है HX, जहाँ पर जो H है वो हाइड्रोजन को दर्शाता है और X कोई सा भी अम्ल हो सकता है। वहीं क्षारक को मान लीजिए कि MOH है, जहां पर OH हाइड्रोक्साइड आयन को दर्शाता है। यहाँ पर जो M और X है वो आपस में अभिक्रिया करके लवण बना देंगे और जो बचा हुआ H, O और H है वो आपस में मिलकर जल प्रदान करेगा। चलिए अब चेतावनी के बारे में जान लेते हैं। क्या आपने इसे पहले कहीं देखा है? जरूर आपने इसे केमिस्ट्री लैब में क्षार या फिर अम्ल के बॉटल पे बना हुआ देखा होगा। दरअसल ये चेतावनी है। ये हमें बताता है कि क्षार या फिर अम्ल जो है वो खतरनाक है। तो कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बिना अध्यापक के आपको प्रयोग नहीं करने चाहिए। दूसरा, हमेशा पानी में अम्ल मिलाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप अम्ल में पानी को मिलाएंगे तो वो अभिक्रिया इतनी तेज होगी कि हो सकता है परख नली फूट जाए।
तीसरा, जब तक आवश्यक ना हो सांद्र अम्ल या क्षारक का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि वो खतरनाक होते हैं। अब एसिड तो नींबू में भी होता है और एसिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी है, तो दोनों में काफी अंतर है। नींबू से हमें कोई खतरा नहीं है, परंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बहुत ज्यादा खतरा है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल अथवा क्षार कितना प्रबल है? इसका जवाब है हाँ। दरअसल सार्वभौमिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है, जिससे हमें पता चल सकता है कि कोई सा जो विलयन है वो कितना ज्यादा प्रबल है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया था जिसे कहा जाता है पीएच स्केल। पीएच स्केल में सामान्यतः 0 यानी कि अधिक अम्लता से 14 यानी कि अधिक क्षारता तक पीएच को ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पर 0 से 6 तक की जो नंबर है वो बहुत ही ज्यादा अम्लीय होते हैं। 7 हमारा उदासीन होता है और 8 से 14 तक की जो नंबर होते हैं वो अधिक क्षारीय होते हैं। तो साधारण भाषा में पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारीयता को दर्शाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो जल होता है वो 7 नंबर पे आता है। वहीं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो उसकी प्रकृति क्षारीय होती है और इसलिए उसका पीएच स्केल पर जो नंबर है वो 10 है। वहीं अगर हम बात करें जो हमारे उदर में एसिड है तो उस एसिड की प्रबलता ज्यादा है, इस वजह से उसकी पीएच स्केल पर जो नंबर है वो 1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, यानी कि अगर कोई विलयन जितना ज्यादा अम्लीय होगा उसका पीएच उतना ही कम होगा। उदाहरण के लिए अगर हम HCl और एसिटिक अम्ल की बात करें तो HCl अधिक हाइड्रोनियम आयन का उत्पादन करता है। इससे हम ये कह सकते हैं कि HCl अधिक अम्लीय है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने जाना जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। उसके बाद हमने पीएच की बात करी, जहां हमने ये जाना कि कोई सा क्षारक या अम्ल कितना प्रबल है, उसके बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है। चलिए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे दैनिक जीवन में पीएच के महत्व की। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम गणित का एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है अवकलज के अनुप्रयोग, जिसे अंग्रेजी में हम
एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के विषय क्या हैं। राशियों के परिवर्तन की दर, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं रेट्स ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, और वर्धमान यानी इंक्रीजिंग और ह्रासमान यानी डिक्रीजिंग फलन या फंक्शन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राशियों के परिवर्तन की दर से। दोस्तों f' या dy/dx x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। साथ ही दोस्तों dy/dx का मान x0 रखने पर, या इस प्रकार से लिख सकते हैं कि f' ऑफ x0 x का मान यानी हम x0 रख दें पर x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों दो राशियां x और y t के सापेक्ष परिवर्तित हो रही हों, यानी हमें कैसा दिखेगा कि x बराबर है f ऑफ t और y बराबर है g ऑफ t, तब हम श्रृंखला नियम या चेन रूल लगाकर हमें मिलेगा dy/dx बराबर dy/dt पूरा बराबर dx/dt, यदि यहाँ पर dx/dt का मान शून्य नहीं है, वरना dy/dx अपरिभाषित हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। हमारे पास एक उदाहरण है। यहाँ पर है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r का सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जहाँ पर r का मान हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है। चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। दोस्तों त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर πr² से दिया जाता है, तो इसलिए दोस्तों हम x के सापेक्ष a के परिवर्तन की दर इस तरीके से निकालेंगे कि dA/dr बराबर हो गया d/dr किसका, πr² का। इसको हल करके हमें मिलेगा दोस्तों 2πr। आगे देखेंगे दोस्तों, जब हमें दिया है कि r बराबर 5 सेंटीमीटर है तो dA/dr हो जाएगा 10 पाई। साथ ही दोस्तों हमें मिल जाएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड या बटा सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। चलिए एक और उदाहरण करते हैं दोस्तों यहाँ पर हल। अब हमें दिया है, इसे अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत c ऑफ x रुपयों में cx बराबर 0.005 x³ माइनस 0.02 x² प्लस 30x प्लस 5000 से प्रदत्त है। और सीमांत लागत ज्ञात कीजिए यहाँ पर जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है, जहाँ सीमांत लागत या अंग्रेजी में मार्जिनल कॉस्ट और MC से हमारा अभिप्राय किसी स्तर पर उत्पादन के संपूर्ण लागत में तत्कालिक परिवर्तन की दर से है। चलिए इसे हल करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्योंकि सीमांत लागत उत्पादन के किसी स्तर पर x इकाई के सापेक्ष संपूर्ण लागत के परिवर्तन की दर है, इसलिए हम पाते हैं कि सीमांत लागत जिसे हम MC से दिखाएंगे वह बराबर हो जाएगी dc/dx, यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें मिलेगा 0.005 3x² माइनस 0.02 का गुणन 2x प्लस 30 के बराबर। जब हम यहाँ पर x का मान 3 रख देंगे दोस्तों, तो हमें अभीष्ट सीमांत लागत प्रति इकाई 30.02 लगभग मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम याद करेंगे तो हमें c ऑफ x दे रखा था, तो हमने यहाँ पर mc निकाला dc/dx और फिर यहाँ पर x का मान 3 रखने पर हमें अपना अभीष्ट सीमांत लागत मिल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्धमान और ह्रासमान फलन। दोस्तों यदि fx यहाँ पर आपके पास है कुछ x² फलन, जहाँ पर x का मान r से आ रहा है यानी वास्तविक संख्याओं से, इस द्वारा हमने प्रदत्त फलन लिया है। अब हम देखते हैं अपनी आकृति में
यदि मैं मूल बिंदु के बाईं ओर का मान देखूं, यानी x का मान यदि मैं रखूं -2, आप अपनी पहली सारणी में देखिए दोस्तों, x का मान -2 रखने पर f ऑफ x यानी x स्क्वायर का मान आएगा 4। इसी तरह -3/2 रखने पर x स्क्वायर का मान मिलेगा 9/4। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि मूल बिंदु के बाईं ओर का मान हम अगर रखें तो हमारा फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू या मान मिलता है। और इसी प्रकार दोस्तों दाईं ओर की सारणी देखिए, यानी मूल बिंदु के दाईं ओर का मान x बराबर 0 या 1/2 या 1 रखने पर हमें f ऑफ x एक्स स्क्वायर का क्या मान मिलता है। यानी अब अपने आलेख में देखिए या ग्राफ में देखिए कि इन बिंदुओं को मैं वहां पर दर्शाती हूं तो किस प्रकार से मुझे अपना आलेख दिखेगा, आप देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इसी से संबंधित वर्तमान और ह्रासमान फलन की क्या परिभाषा निकलती है दोस्तों। यानी मान लीजिए वास्तविक मान फलन f के प्रांत में i एक विवृत अंतराल या ओपन इंटरवल है, तब f अंतराल i में वर्धमान या इंक्रीजिंग है यदि i में x1 छोटा है x2 से, तो f ऑफ x1 छोटा या बराबर है f ऑफ x2 से, सभी x1 x2 जो i से आ रहे हैं। यानी यह जब विवृत अंतराल में हम कोई भी दो वैल्यू या कोई भी दो पॉइंट लेंगे और उन दोनों में यानी x1 छोटा होगा x2 से, तो हमेशा वो फलन की मान यानी f ऑफ x1 भी छोटा या बराबर होगा f ऑफ x2 से। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों, f अंतराल i में निरंतर वर्धमान है यदि i में x1 छोटा है x2 से, तो f ऑफ x1 छोटा है f ऑफ x2 से, सभी x1 x2 जहां i से आ रहे हैं। यानी यहाँ पर निरंतर वर्धमान तब होगा यदि i में x1 छोटा है x2 से, तो हमें मिलेगा f ऑफ x1 छोटा है f ऑफ x2 से। यहाँ पर f ऑफ x1 बराबर नहीं होगा, तब हमें f अंतराल i में निरंतर वर्धमान मिलेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अब है अंतराल i में f ह्रासमान है यदि i में x1 छोटा है x2 से, तो f ऑफ x1 बड़ा या बराबर है f ऑफ x2 से, सभी x1, x2 जहां i से आ रहे हैं। और f अंतराल i में निरंतर ह्रासमान है यदि i में x1 छोटा है x2 से, तो हमें मिल रहा है f ऑफ x1 बड़ा है f ऑफ x2 से, सभी x1, x2 i के लिए। यानी यहाँ पर f ऑफ x1 बराबर नहीं है f ऑफ x2 से, यहाँ पर निरंतर f ऑफ x1 बड़ा ही होगा f ऑफ x2 से। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इस प्रकार के फलनों का आलेखीय निरूपण आकृति में हम देखते हैं। तो पहली आकृति में आपको वर्धमान फलन, आप इसका आलेख देख सकते हैं, और दूसरी आकृति में आप निरंतर वर्धमान फलन देखेंगे। आप इन दोनों फलनों के आलेख में कुछ अंतर देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार दोस्तों हम ह्रासमान फलन का आलेख देख सकते हैं और निरंतर ह्रासमान फलन के आलेख में अंतर देख पा रहे होंगे। और तीसरी आकृति में आप देख रहे हैं कि ना तो यह फलन वर्धमान है और ना ही ये ह्रासमान है, क्योंकि यहाँ ये कभी तो ये वर्धमान हो रहा है, कभी ये ह्रासमान हो रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक परिभाषा है दोस्तों अब हमारे पास कि x0 पर f वर्धमान कहलाता है यदि एक अंतराल i जो इस प्रकार से है x0 माइनस h, x0 प्लस h और h 0 से बड़ा है। इसका अस्तित्व इस प्रकार है कि x1, x2 i से आ रहे हैं। इसके लिए x1 यदि छोटा है x2 से, तो f ऑफ x1 छोटा या बराबर है f ऑफ x2 से। यानी अन्य दशाओं का इसी प्रकार से स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। चलिए अब एक उदाहरण करते हैं दोस्तों
दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) बराबर 7x माइनस 3 r पर एक निरंतर वर्धमान फलन है। चलिए इसे हल करते हैं दोस्तों। मान लीजिए r में x1 और x2 कोई दो संख्याएं हैं, तब x1 यदि x2 से छोटा होगा तो हमें मिलेगा कि 7x1 छोटा होगा 7x2 से। अब यहाँ पर दोनों ही तरफ -3 कर दें तो हमें मिलेगा 7x1 माइनस 3 छोटा है 7x2 माइनस 3 से। यानी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें मिला है f ऑफ x1 छोटा है f ऑफ x2 से। यानी इस प्रकार हम परिभाषा से परिमाण निकाल सकते हैं कि r पर f निरंतर वर्धमान है। आगे दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर एक प्रमेय है। मान लीजिए कि f अंतराल a, b पर संतत और विवृत अंतराल a, b पर अवकलनीय है। तब दोस्तों हमारे पास है कि a, b में f वर्धमान है यदि प्रत्येक x जो a, b से आ रहा है उसके लिए f डैश x बड़ा है 0 से। और दूसरी चीज हमें मिली है दोस्तों a, b में f रासमान है यदि प्रत्येक x जो a, b से आ रहा है उसके लिए f डैश x का मान 0 से छोटा है। और हम देख सकते हैं कि a, b में f एक अचर फलन है यदि प्रत्येक x जो आ रहा है a, b से उसके लिए f डैश x का मान 0 है। यानी तीन चीजें हमें मिली हैं कि यदि f डैश x का मान 0 से बड़ा है तो f वर्धमान है, f डैश x का मान 0 से छोटा है तो f रासमान है, और यदि f डैश x का मान 0 है तो f एक अचर फलन है। आगे देखते हैं दोस्तों, एक उदाहरण है कि वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें fx दे रखा है 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30 द्वारा प्रदत्त फलन f a निरंतर वर्धमान, b निरंतर रासमान है। चलिए इसे हल करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर fx का मान हमें दिया है 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30, तो हम f डैश x निकालेंगे तो हमें मिलेगा 12x² माइनस 12x माइनस 72, जिसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 12 का गुणन x माइनस 3 का गुणन x प्लस 2 के साथ। इसलिए f डैश x का मान 0 रखने पर x का मान -2 और 3 प्राप्त होते हैं, जो हम इस प्रकार से अपनी वास्तविक संख्या रेखा पर निर्देशित कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर यदि अब इस प्रकार से हम देखें कि f डैश x है हमारे पास 12 x माइनस 3 x प्लस 2। अब आपके पास एक सारणी है। इससे पहले हमें ये पता है कि हम इस प्रकार से -2 और 3 को रेखा पर निर्देशित कर चुके हैं। अब दोस्तों अपनी सारणी में देखिए कि यदि हम अंतराल लेते हैं -∞ से -2, तो अब f डैश x में हम x का मान रखें जो कहाँ से बिंदु आ रहे हैं, -∞ से -2 के बीच, तो हमें एक बार चिन्ह मिलेगा f डैश x का माइनस और दूसरी बार भी माइनस, जिसका मान 0 से बड़ा होगा क्योंकि माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस। इसलिए फलन f निरंतर वर्धमान है। साथ ही दोस्तों अब हम अंतराल -2, 3 लेते हैं तो f डैश x का चिन्ह देखेंगे तो एक बार मिलेगा हमें माइनस और एक बार मिलेगा हमें प्लस, जिसका हमें मिलेगा पूरा f डैश x का चिन्ह हो जाएगा इसका मान 0 से छोटा, तो फलन f निरंतर रासमान होगा। इसी प्रकार से हम तीसरा अंतराल देखते हैं 3, अनंत, तो हमें दोनों बार f डैश x का चिन्ह हम देख सकते हैं मिलेगा प्लस, जो होगा 0 से बड़ा, इसलिए f निरंतर वर्धमान रहेगा। इसलिए हम देख सकते हैं दोस्तों f r पर ना तो वर्धमान है और ना ही रासमान है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व का पहला भाग समझेंगे। इस भाग में हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की।
और इसके बाद समझेंगे लॉरेंट्ज बल को और अंत में जानेंगे विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल को। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी चुंबक के आसपास का वो क्षेत्र जिसमें उस चुंबक की उपस्थिति की वजह से आकर्षण या प्रतिकर्षण यानी किसी बल का अनुभव किया जा सके, ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र। जैसे किसी दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति को हम उसके आसपास लोहे के बुरादे को फैलाकर देख सकते हैं। जहां तक लोहे का बुरादा बल का अनुभव करेगा, उसकी स्थिति में बदलाव आएगा, और जहां बल का अनुभव नहीं होगा, वहां लोहे का बुरादा पहली वाली स्थिति में ही रहेगा। दोस्तों, हमें प्राचीन समय में ये तो पता लग गया था कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबकीय होते हैं और ये पदार्थ प्राय प्रकृति से मिलते थे। लेकिन किसी ने भी उस समय ये नहीं सोचा था कि हम भी ऐसी चीजों का निर्माण कर सकते हैं जिससे वो एक चुंबक के जैसे व्यवहार करे। इस विचार को जन्म दिया हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड के एक प्रयोग ने। दोस्तों, जब हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड अपने प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहे थे जिसमें वो एक तार से विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे थे, तो उनकी नजर पास ही में रखे एक चुंबकीय कंपास पर पड़ी जिसकी सुई विद्युत धारा के चालू या बंद होने पर विचलन करती थी। इसके बाद उन्होंने ये प्रयोग और सावधानी पूर्वक दोहराया और इस प्रयोग ने जन्म दिया भौतिकी की एक नई संकल्पना को, जिसे कहा जाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इन्हीं प्रयोगों को और सावधानी पूर्वक करने पर पता लगा कि एक विद्युत धारावाही चालक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और इस क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के इर्द गिर्द सकेंद्रीय वृत्त के रूप में होती हैं, जिनका केंद्र तार पर ही होता है। एक सीधे विद्युत धारावाही चालक से बनने वाली चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा को समझने के लिए एक नियम दिया गया जिसे कहा जाता है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इस नियम के अनुसार अगर आप अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा में रखेंगे, तो आपकी बाकी की उंगलियां जिस दिशा में मुड़ी होंगी वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपना अगला विषय, जो कहलाता है लॉरेंट्ज बल। दोस्तों, इस बल को सबसे पहले हेनरिक एंटोन लॉरेंट्ज ने अनुभव किया था। उन्होंने देखा कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में किसी आवेश का गमन कराया जाता है तो उसके निर्धारित पथ में विचलन आ जाता है, यानी कि पुराने पथ को भूलकर वह एक नए पथ में चलने लगता है। इस परिमाण को निर्धारित करने के लिए उन्होंने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में आवेश पर एक बल लगता है जिसके प्रभाव में आकर वो अपना मूल पथ से विचलित हो जाता है। इसे ही लॉरेंट्ज बल कहा जाता है और ये बल एक गतिमान आवेश पर ही लगता है, न कि एक स्थितिज आवेश पर। इसके अलावा दोस्तों, लॉरेंट्ज बल को नापने के लिए एक फॉर्मूला भी दिया गया था जो है F बराबर Q ब्रैकेट V क्रॉस B। दोस्तों, यहाँ पर V आवेशित कणों का वेग सदिश है जबकि B चुंबकीय क्षेत्र का सदिश। और जैसे कि हम जानते हैं कि किन्हीं दो सदिशों के सदिश गुणनफल को लिखा जा सकता है QVB sin थीटा से। इसके अलावा अगर बल की दिशा की बात करें तो वो V और B का सदिश गुणन ही बल की दिशा भी होगी, यानी कि V और B के लंबवत। बल की दिशा का पता आसानी से लगाने के लिए फ्लेमिंग द्वारा एक नियम दिया गया जिसे आप अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं और जिसे कहा जाता है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। इस नियम के अनुसार आप अपने बाएं हाथ की पहली 3 उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत दिशा में फैलाएं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो आपकी प्रथम यानी तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाती है, जबकि आपकी दूसरी यानी मध्य उंगली आवेश की गति की दिशा को दिखाती है। और अब आपका अंगूठा
लॉरेंस बल की दिशा को दर्शाएगा। यानी अगर आपको किन्हीं भी दो राशियों की दिशा का पता है तो आप अपनी उंगलियों को उसी दिशा में फैलाकर तीसरी राशि की दिशा का पता लगा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की। एक ऐसा धारावाही चालक जिसमें कुछ आवेश उपस्थित है और जिसकी लंबाई है L। इसके अलावा इस तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है A और इस तार में आवेश का संख्या घनत्व है N। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी देखा था कि किसी गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को मापा जाता है F बराबर Q ब्रैकेट V क्रॉस B से। अब क्योंकि यहाँ पर इस तार में बहुत सारे आवेश एक साथ गति करेंगे, तो इसलिए हम सबसे पहले तार के अंदर उपस्थित आवेश की कुल संख्या निकाल लेते हैं, जो होगी NaL। इसके अलावा हम जानते हैं कि किसी भी चालक के अंदर आवेश जिस वेग से गति करते हैं उसे संवहन वेग कहा जाता है और उसे Vd से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर कुल बल होगा NaLQVd क्रॉस B, या इसे लिख सकते हैं NQVd AL क्रॉस B, और NQVD और A का गुणनफल होता है विद्युत धारा यानी कि I। तो अब बल F बराबर आएगा IL क्रॉस B के। तो दोस्तों, ये तो बात हुई धारावाही चालक के अंदर लगने वाले बल के परिमाण की। अब देखते हैं कि इस बल की दिशा क्या होती है। दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की सहायता से समझा जा सकता है, जिसे आप पहले ही जान चुके हैं। तो आइए यहाँ इस चित्र में दिखाई गई स्थिति में चालक पर लगने वाले बल की दिशा का पता लगाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। दोस्तों, यहाँ पर दिखाए गए चुंबक में लाल सिरा उत्तरी और नीला सिरा दक्षिणी ध्रुव को दर्शाते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की ओर, यानी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ऊपर से नीचे की ओर। आइए अब देखते हैं चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा क्या है। तो जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि विद्युत धारा बाईं से दाईं दिशा में प्रवाहित होती है। तो अब यहाँ आप इस वीडियो को रोककर अपने बाएं हाथ का उपयोग कर अनुमान लगाइए कि बल की दिशा क्या होगी और अपने अपने उत्तर को अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए। चलिए अब मैं भी अपने बाएं हाथ का उपयोग कर जानती हूँ कि इस चालक पर लगने वाला बल किस दिशा में होगा। तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र जो है ऊपर से नीचे की ओर, यानी मैंने अपनी पहली उंगली को ऊपर से नीचे की ओर फैलाया। इसके बाद विद्युत धारा जो है बाईं से दाईं दिशा में, और ठीक इसी के समांतर मैंने अपनी मध्य उंगली को फैला लिया। तो दोस्तों, ऐसा करने पर मेरा अंगूठा जिस दिशा की ओर इंगित करता है वो है हमारे शरीर के विपरीत, यानी इस स्क्रीन के अंदर की ओर। क्या आपका अंगूठा भी यही दिशा दर्शा रहा था? यानी कि इसका मतलब हुआ कि ये चालक इसी दिशा यानी स्क्रीन के अंदर की दिशा में गति करेगा, जैसा कि हमने पहले चित्र में देखा भी था। तो दोस्तों, हम हमारे आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा चुंबकीय क्षेत्र को, जिसके बाद जाना इस क्षेत्र में गति करते किसी आवेश पर लगने वाले बल यानी लॉरेंस बल को और इसके परिमाण और दिशा को। इसके बाद समझा किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल को। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी अध्याय के अगले भाग की, जिसमें हम समझेंगे चुंबकीय क्षेत्र में गति और संयुक्त विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में गति की।
तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, आशा है आप सबको आज पाठ पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज क्लास 10 में हमने गणित में दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म भाग 1 पढ़ा और विज्ञान में अम्ल, क्षरक एवं लवण भाग 2 और 3 की जानकारी ली। वहीं क्लास 12 में गणित में अवकलन व अनुप्रयोग भाग 1 पढ़ा और भौतिक विज्ञान में गतिमान, आवेश और चुंबकत्व भाग 4 पढ़ा और इन वीडियो पर आधारित रोचक प्रश्नों को भी बनाया। अब देखते हैं दोस्तों कि हम कल क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, क्लास 10 में हम सामाजिक विज्ञान में जल संसाधन भाग 1 की शुरुआत करेंगे और इंग्लिश में हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पार्ट 1 एंड 2 की शुरुआत करेंगे। वहीं क्लास 12 में रसायन विज्ञान में रासायनिक बालगतिकी भाग 4 को देखेंगे और जीव विज्ञान में जनन स्वास्थ्य भाग 2 और 3 पढ़ेंगे। एक ज़रूरी सूचना, आज का प्रसारित एपिसोड का पुनः प्रसारण YouTube पर भी किया जाएगा। आप DigiSat इकोवेशन YouTube पर सर्च करके इस तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।